हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूशन आवर। मेरा नाम संदीप यादव है और आइए हम शुरू करते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। अभी तक पहले के जो 4 चैप्टर्स हैं वो हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 5th चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो चैप्टर्स हो चुके हैं उसमें है अर्थ, आवर सोलर सिस्टम, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले जो अभी तक हमने पहले 4 चैप्टर्स में पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं। पहला है सेलेस्टियल बॉडीज। जो वो फिजिकल एंटिटी या एसोसिएशन या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ, हमारी सैटेलाइट, मून, प्लैनेट्स, हमारे स्टार जैसे हमारा सन है, एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स उसे हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लानिटरी सिस्टम। जैसे हमारे प्लानिटरी सिस्टम का नाम है सोलर सिस्टम, ऐसे ही दूसरे प्लानिटरी सिस्टम्स भी हैं जिसका एक सन होता है, दैट इज उनका एक स्टार होगा जिसके अराउंड में प्लैनेट्स उसका रेवोल्यूशन करेंगे और ये पूरा प्लैनेट, स्टार, हो सकता है उनके सैटेलाइट्स हो, एस्ट्रॉइड्स हो, मीटियोर्स हो, ये सब मिला के एक प्लैनेटरी सिस्टम बनता है। हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसे देख के हमें लगता है कि वो एक पैटर्न या फिर शेप बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ओर्सा मेजर, या फिर जिसे हम बिग बियर बोलते हैं क्योंकि वो एक बड़े से बियर की शक्ल में ऐसा लगता है कि बना हुआ है। स्कॉर्पियस है जो कि स्कॉर्पियन की तरह दिखाई देता है। ओरायन कॉन्स्टलेशन है जो कि एक एंशिएंट हंटर था जिसका नाम ओरायन था, उसकी तरह दिखाई देता है क्योंकि उसके हाथ में एक बो आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से कॉन्स्टलेशन होते हैं उनको। नेक्स्ट है जियोइड। जियोइड एक्चुअली में शेप होता है अर्थ का। जैसा आपको मैंने अभी तक पिछले लेक्चर्स में बताया कि हमारे अर्थ पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, ये बल्ज आउट है मिडल से, एंड टॉप एंड बॉटम से ये फ्लैट है। इसकी वजह से ये जो शेप बनता है इसे हम जियोइड शेप बोलते हैं। नेक्स्ट लैटिट्यूड। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल्स हैं जो कि हमारे अर्थ को डिवाइड करते हैं ताकि हमें नेविगेशन में इजी हो जाए। जो सेंटर दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल है। ये सारे के सारे लैटिट्यूड्स हैं। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड। ये हमारे वर्टिकल सेमी सर्कल्स हैं जो कि हमारे अर्थ को डिवाइड करते हैं। इसमें से जो हमारा रेफरेंस होता है वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से पास करता है। अब हम जब भी प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड बढ़ते हैं तो हर एक डिग्री के साथ 4 मिनट हमारा इंक्रीज करता है, प्लस हो जाता है। जबकि अगर हम वेस्ट में मूव करेंगे तो 4 मिनट हमारा टाइम पीछे हो जाता है हर एक डिग्री के साथ। इस तरह जब हम 180 डिग्री ईस्ट या फिर जो 180 डिग्री वेस्ट है सेम लाइन है 180 डिग्री, उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। तो जब भी हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करेंगे तो एक दिन बढ़ जाता है, हम एक दिन ऐड करते हैं आपका टाइम। नेक्स्ट टॉरिड जोन। जब हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था तो हमने उसमें लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। ये है 0 डिग्री इक्वेटर। इसके बाद है 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो रीजन होता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, इसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं। इसे टॉरिड जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर समवॉट हायर होता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अर्थ। अब इसका रीजन ये है कि जो अर्थ है उसकी जो सनलाइट होती है सिर्फ यही पोर्शन है जहाँ पे जो सनलाइट को डायरेक्ट रिसीव करता है। यहाँ पे लगभग लगभग ओवरहेड सन साल में किसी न किसी दिन प्रेजेंट होता है, जबकि इसके बियॉन्ड इस साइड या फिर इस साइड, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ,
या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री साउथ। ये जो जोन होता है इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। जो नॉर्थ में उसे नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो साउथ में है उसे साउथ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में क्या होता है, लैंड हमारा स्लैंटेड पोजीशन में पड़ता है सन की रेज से। इससे क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया होती है वो हमारे अर्थ के सरफेस पे कम पड़ती है। इसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो टॉरिड जोन के कंपैरिजन में कम होता है, मॉडरेट जिसे हम बोल सकते हैं। इसीलिए इसका नाम टेम्परेट जोन है। थर्ड है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन हमारे 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ। ये जो एरिया होता है इसे हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। यहाँ पे इस जो हमारी सनरेज आ रही है इसकी स्लैंटिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस एरिया की यहाँ पे बहुत कम हीट रिसीव होती है सनलाइट, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और इन एरियाज में ज़्यादातर आइस आपको मिलेगी, तो आइस से ढके एरिया में। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स वो कंडीशन होती है जब हमारा सन जो सन रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़े, दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। इस केस में क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट है समर सॉल्स्टिस या विंटर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस में क्या होता है कि समर सॉल्स्टिस तब आता है जब हमारी जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही होती है। ये होता है हमारा 21 जून। तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा हीट रिसीव करता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ पे समर होता है, इसलिए हम इसे समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। इसका जस्ट रिवर्स जो कि 22 दिसंबर में होता क्या है उस समय जो सन रेज है वो सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होती है। तो क्या होता है उस टाइम जो साउथ हेमिस्फीयर है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है और नॉर्थ में विंटर्स होते हैं, इसीलिए इसे विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं 22 दिसंबर। ये जो भी सोल्स्टिस की डेट है या फिर इक्विनॉक्स या किसी भी रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं तो हम हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कैसा टेम्परेचर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो मैक्सिमम नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इसकी वजह से जितने भी टर्म्स है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा मैप्स के बारे में हमने देखा था। मैप्स आपका 2D रिप्रेजेंटेशन होता है और मैप्स हम उस चीज़ के लिए बनाते हैं जिसको हमें डिटेल में पढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पूरे अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ग्लोब की स्टडी करते हैं क्योंकि हम उसमें पूरा अर्थ एक साथ पढ़ सकते हैं। बट जब हमें उसको किसी एक पर्टिकुलर एरिया जैसे किसी कंट्री का या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट किसी विलेज का हमें जब स्टडी करनी होती है तो उसमें ग्लोब को ज़्यादा काम का नहीं होता है क्योंकि वो बहुत बड़ी पिक्चर दिखाने के लिए होता है। तो उस केस में हम मैप्स का यूज़ करते हैं। अब मैप्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं ज़्यादातर। पहला है फिजिकल मैप। ये वो मैप्स हैं जो कि हमारे अर्थ के फीचर्स को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें आप रिवर्स देखेंगे, माउंटेन्स होंगे, ओशंस होंगे। जो पॉलिटिकल मैप होते हैं वो बाउंड्रीज बताते हैं किसी भी एरिया की या कंट्री की। ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा स्टेट बाउंड्रीज है, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप वो होते हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर से रिलेटेड हो सकते हैं एरिया के या फिर रेनफॉल से रिलेटेड हो सकते हैं कि किस एरिया में कितनी रेनफॉल होती है पर ईयर या पर मंथ, जो भी होगा उसका स्केल। अब स्केल क्या होता है, स्केल एक ऐसा फीचर है क्योंकि हम अगर किसी भी मैप को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम एग्जैक्ट उसकी डायमेंशन के साथ नहीं ड्रॉ कर सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए हम पूरे अपने इंडिया को स्टडी करना चाहते हैं, इंडिया के फिजिकल फीचर्स पे स्टडी करना चाहते हैं, तो हम ऐसा चाहेंगे कि पूरे इंडिया के बराबर का एक मैप बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम छोटे पेज पे उस मैप को बनाएंगे और उसी स्केल में कम करेंगे। तो स्केल होता है आपका एक्चुअल डायमेंशन अपॉन
जो हमने अपने पेज पे डायमेंशन लिया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने हमारा जो एक्चुअल में डिस्टेंस है दिल्ली टू लखनऊ वो 500 किलोमीटर है, बट हमने अपने मैप में उसे 5 सेंटीमीटर्स में दिखाया। तो हमारा जो स्केल होगा वो 100 टाइम्स का होगा किलोमीटर टू मीटर चेंज करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना 5th चैप्टर जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारी अकेली अर्थ है जहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है, और यहाँ पे लाइफ सस्टेन करने के 3 मेजर रीजन है। पहला है लैंड, सेकेंड वन इज वाटर, थर्ड वन इज एयर। एयर में भी बेसिकली ऑक्सीजन, CO2। ऑक्सीजन तो हम ब्रीथ करते हैं, CO2 हमारी रिक्वायर्ड होती है ताकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में गर्मी है, जो हीट है, वो रिटेन कर सके। अब जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जोन है। यहाँ पे 3 जो हमारे इन्वायरमेंट के पोर्शन है, दैट इज एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये मीट करते हैं। ये तीनों प्रेजेंट है। लिथोस्फीयर क्या है? जो हमारी अर्थ है उसका जो सॉलिड पोर्शन है उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। जो गैसियस पोर्शन है उसमें की लेयर्स हैं अलग अलग गैसेस की। सेकेंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारा गैसेस से बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी दूसरी गैसेस हैं। थर्ड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हमारा पानी से बना हुआ है। हाइड्रोस्फीयर में सारे टाइप के मतलब वाटर अपनी हर फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है, चाहे वो वाटर की फॉर्म में हो, चाहे वाटर वेपर की फॉर्म में हो, या फिर आइस की फॉर्म में हो, ये तीनों मिला के हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। अब एक और स्फीयर है जिसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर एक बहुत नैरो जोन है जो कि इन तीनों की वजह से बनता है, जहाँ पे एक्चुअल में लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। आइए एक एक करके हम इन तीनों को देखते हैं। पहले लिथोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, जो सॉलिड पोर्शन है हमारे अर्थ का उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, और जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो इस लिथोस्फीयर पे ही है। जो लिथोस्फीयर होती है वो अर्थ क्रस्ट से बनी है। जो हमारी अर्थ होती है वो 3 पार्ट से बनी है। पहले वाले को बोलते हैं क्रस्ट, उसके अंदर जो होती है उसे हम बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे अंदर की लेयर है उसे हम बोलते हैं कोर। तो जो हमारी जो लिथोस्फीयर है वो हमारा क्रस्ट से बनता है। हम जो लिथोस्फीयर में मानते हैं वो एक तो अर्थ की क्रस्ट और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सस्टेन कर सके, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या फिर वाटर चाहिए होता है वो इसी सॉइल से मिलता है। अब जो हमारा लिथोस्फीयर है हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंट, सेकेंड होता है ओशन बेसिन्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट्स है, ये वो लैंड मासेस है जिसके ऊपर हम रहते हैं। सेकेंड ये जैसे एशिया है, ऐसे ही 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारी अर्थ पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। मतलब ये वो लैंड मासेस है जिसपे सेटलमेंट पॉसिबल है, जो कि सॉलिड ग्राउंड है। इसके अलावा लैंड जो है वो यहाँ पे भी है, जहाँ पे आपका ओशन है, लेकिन वो नीचे है, ऊपर से पानी भरा हुआ है, हमारे ओशन बने हुए हैं। तो वो जो बेसिन है नीचे उसे हम ओशन बेसिन बोलते हैं, ओशन बेड बोलते हैं। ये सेकंड पार्ट है। अब जो लेवल होता है सी वाटर का वो हर जगह पे सेम होता है, इसीलिए जितना भी हम एलिवेशन की बात करते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि हमारा जो एवरेस्ट है या फिर हमारा जो हिमालय है उसकी हाइट कितनी है, तो ये हाइट जो नापते हैं हम सी लेवल से नापते हैं, क्योंकि हर जगह पे जो लेवल होता है वो सेम होता है वाटर का, इसलिए वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट वो 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल। आप हमेशा यही देखेंगे, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, चाहे हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हो या फिर हाइट ऑफ सिटी हो, जैसे चेन्नई सिटी तो कुछ 3 सेंटीमीटर ऊपर है बस हमारे सी लेवल से। इसके अलावा अगर डेप्थ भी हमें रिकॉर्ड करनी होती है तब भी हम सी लेवल से ही करते हैं, जो कि ग्रेटेस्ट डेप्थ है 11,022 मीटर्स,
जो कि मरीना ट्रेंच की है, जो कि पैसिफिक ओशन में है। कॉन्टिनेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कि ये जो लार्ज ओशन वाटर बॉडीज हैं उनसे सेपरेटेड है। इसमें से पहला हम शुरू करते हैं एशिया से। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये अराउंड 1/3 जो टोटल हमारा अर्थ का लैंड एरिया है उसको कवर करता है। ये पूरा का पूरा जो एशिया है ये हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो आपका लंदन के ग्रीनविच सिटी से पास करता है। इसके जो भी लेफ्ट में पोर्शन होगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है और जो ईस्ट में होता है उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। जो हमारा एशिया है उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी पास करता है, तो इंडिया भी पार्ट ऑफ एशिया है। एशिया के बगल में ही यूरोप है और ये दोनों एक यूरल माउंटेन है, ये हमारा रशिया में पड़ता है यूरल माउंटेन। ये हमारे एशिया और यूरेशियन प्लेट को यहीं से अलग है, यहीं पे दोनों का जॉइंट है यूरल माउंटेन पे। जब हम इन दोनों लैंड मासेस को, जो कि यूरोप और एशिया है, इनको एक साथ जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसे यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, यूरोप प्लस एशिया। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप एशिया से काफी छोटा है। ये जो है ये हमारे एशिया से वेस्ट साइड में पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट साइड हो गई। यूरोप से आर्कटिक सर्कल पास करता है। जैसा मैंने पहले बताया, आर्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। जो यूरोप होता है वो 3 साइड से ओशन से घिरा हुआ है। जो नॉर्थ साइड पे वहाँ पे आर्कटिक ओशन है, वेस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन है और साउथ साइड में मेडिटेरेनियन सी है। 3 वाटर बॉडीज हैं जिससे ये सराउंडेड है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद का। ये अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही गुजरते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो कि हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर। तो जैसा आप देख सकते हैं ये इक्वेटर पास कर रहा है अफ्रीका का, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही अफ्रीका का ज्यादातर पोर्शन है। साउथ हेमिस्फीयर में पोर्शन है पर वो छोटा है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, डेजर्ट भी 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा। पर जो सहारा डेजर्ट है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो अफ्रीका में लोकेटेड है। दूसरी दुनिया की सबसे लंबी नदी, जिसे हम नाइल रिवर बोलते हैं, ये रही, ये भी अफ्रीका में ही प्रेजेंट है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ये चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। अटलांटिक ओशन हो गया, ईस्ट में आपका इंडियन ओशन हो गया, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी हो गया। फोर्थ है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहले पे एशिया है, सेकंड पे अफ्रीका है, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका है विद रिस्पेक्ट टू एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक बहुत ही पतला सा ये लैंड एरिया ज्वाइन करता है। ये जो लैंड स्ट्रिप है इसे हम इस्मथ ऑफ पनामा बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है ये इक्वेटर है, तो हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और नॉर्थ अमेरिका को भी यूरोप की तरह 3 वाटर बॉडीज को सराउंड करती है। वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। जैसा कि आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका को अगर आप देखें तो इक्वेटर इससे पास करता है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो साउथ अमेरिका है इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन साउथ हेमिस्फीयर में है, एक बहुत छोटा सा पोर्शन ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ पे जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन वो फ्लो करती है, जो कि साउथ अमेरिका के ब्राजील कंट्री में फ्लो करती है। हमारे साउथ अमेरिका को 2 ओशन बॉडीज सराउंड करती है। वेस्ट में पैसिफिक ओशन है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सब देखते हैं इक्वेटर ये है, ये पूरा पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। वेस्ट में इंडियन ओशन है, ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी है।
सेवेंथ एंड लास्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये पूरी तरीके से साउथ में है और ये सदर्न मोस्ट लिथोस्फीयर है जिसपे पूरी तरीके से आइस जमी हुई है। ये आइस से पूरा कवर्ड है क्योंकि ये एकदम सदर्न पार्ट ऑफ अर्थ पे है। और जो साउथ पोल होता है वो जो हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसके लगभग मिडिल में पड़ता है। और इतने साउथ में होने की वजह से जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे परमानेंट एक थिक आइस शीट जमी रहती है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। और दो अलग अलग देश यहाँ पे रिसर्च के लिए स्टेशन बनाए हुए हैं। उसमें इंडिया भी है। इंडिया के 2 स्टेशन हैं अंटार्कटिका में। पहला है मैत्री, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक बहुत पतली सी स्ट्रिप, ये जो लैंड स्ट्रिप है इससे कनेक्टेड है। इसे हम इसमथ बोलते हैं। इसमथ ऑफ पनामा नाम है। और कोई भी जब 2 कंट्रीज एक बहुत पतली स्ट्रिप से जुड़ी होती है, स्ट्रिप ऑफ लैंड से, उसे हम इसमथ बोलते हैं। इसके अलावा अगर 2 कंट्रीज एक बहुत ही नैरो पैसेज ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे जैसे आप इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही पतला सा एक वाटरवे है जो इन दोनों कंट्रीज को अलग करता है। तो जब अगर ऐसा कोई बहुत पतला सा वाटरवे होगा जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स या 2 लैंड मासेस को अलग करता है तो उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। इंडिया और श्रीलंका को जो अलग करता है उसे हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो 71% ऑफ द वॉल्यूम अगर हम अर्थ का लें तो वो वाटर है और जो रेस्ट 29% है वो लैंड है। अब हमारे जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं हमारा पूरा प्लैनेट ब्लू दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सब वाटर है, ये लैंड है। अब हमारे जो आसपास है वो जो वाटर है वो हर फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वेपर फॉर्म में हो, चाहे आइस की फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में। रनिंग वाटर की फॉर्म में हमें ओशंस और रिवर दिखती हैं। स्टैग्नेंट फॉर्म में हमें लेक्स, आइस और ग्लेशियर्स मिल जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर मिल जाता है। वाटर वेपर की फॉर्म में हमें एटमॉस्फेयर मिलता है। ये सब हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। बट दिक्कत ये है कि 97% से ज़्यादा जो वाटर है वो हमारे अर्थ में है प्रेजेंट, वो ओशंस में है और ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी है जिसे हम ह्यूमन यूज में ले नहीं सकते, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होने की वजह से। और जो बाकी रेस्ट 3% है उसमें भी मोस्ट जो बचा हुआ 3% है उसमें भी मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो आइस शीट की फॉर्म्स में या ग्लेशियर की फॉर्म्स में नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर पे प्रेजेंट है। और बहुत ही छोटा एक परसेंटेज है 0.03% जो कि हमें अवेलेबल होता है ह्यूमन यूज के लिए। बट स्टिल वाटर की परसेंटेज 97% है, इसलिए हम अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है उसमें नीचे पार्ट ओशंस का है और ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं, सारे ओशन। टोटल 5 ओशंस हैं जो कि पहला है पैसिफिक ओशन, सेकंड वन इज अटलांटिक ओशन, थर्ड इंडियन ओशन, फोर्थ सदर्न ओशन है एंड फिफ्थ है आर्कटिक ओशन। ये 5 मेन ओशन बॉडीज हैं जिसे मैंने अभी आपको ऑर्डर ऑफ देयर साइज में बताया है। मतलब पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, उससे जो छोटा है वो अटलांटिक ओशन है, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन, फोर्थ नंबर पे सदर्न ओशन है एंड फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशन। अब ओशन का वाटर हमेशा मूव करता रहता है। इसको हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट इसके मूव करने की 3 मेन वजह हैं। फर्स्ट वन इज वेव्स, सेकंड वन इज टाइड्स, थर्ड वन इज ओशन करंट्स। ये सब हम अगले आने वाले वीडियोस में देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है आउट ऑफ दीज 5 ओशंस। ठीक है, ये 1/3 ऑफ द अर्थ को कवर करता है। मैरियाना ट्रेंच जो मैंने आपको बताया था डीपेस्ट पार्ट है हमारे अर्थ का, वो पैसिफिक ओशन में ही प्रेजेंट है। पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का है जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे साउथ अमेरिका एक साइड में है, नॉर्थ अमेरिका एक साइड में है, ऑस्ट्रेलिया और एशियन जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो एक साइड में है। तो ये इन 4 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। नेक्स्ट जो अटलांटिक ओशन है ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ओशन है हमारे वर्ल्ड का। ये
एस शेप में बना हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं एस शेप में प्रेजेंट है। इसके ईस्ट में हमारा अफ्रीका है और यूरोप है, जबकि वेस्ट में हमारा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है। इसके साउथ में हमारा सदर्न ओशन है, जो सदर्न ओशन और अटलांटिक ओशन को 60 डिग्री लैटिट्यूड अलग करता है। जो हमारा सदर्न ओशन है वो 60 डिग्री लैटिट्यूड टू 90 डिग्री लैटिट्यूड में प्रेजेंट है। अब हमारे अटलांटिक ओशन की एक खास बात है कि जो इसकी जो कोस्ट लाइन है ये बहुत ही इंडेंटेड है, जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही इसका कोई बहुत रफ शेप बना हुआ है। ये जो इंडेंटेशन इसकी है ये बहुत ही काम आती है पोर्ट वगैरह बनाने के लिए, नेचुरल हार्बर पोर्ट्स बनाने के लिए। अगर हम कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा अटलांटिक ओशन होता है वो सबसे बिजिएस्ट ओशन है। उसका रीज़न ये है कि जो ये अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है यहाँ और ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है यहाँ से मैक्सिमम बिजनेस मूव करता है, इसकी वजह से ये बिजिएस्ट रूट हो जाता है। थर्ड वन है इंडियन ओशन, जैसे मैंने आपको बताया ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है और ये अकेला ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, जो कि हमारे इंडिया के नाम पे है। इंडियन ओशन ऑलमोस्ट ट्रायंगल शेप में है, जो कि एक साइड में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घिरा है, दूसरी साइड में ऑस्ट्रेलिया और टॉप से इंडिया और दूसरी कंट्रीज है छोटी छोटी उनसे घिरा हुआ है, जो कि एशिया का पार्ट है। इसके साथ साउथ में सदर्न ओशन है, लास्ट है सदर्न ओशन। ये एक ये ओशन 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से बना हुआ है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में प्रेजेंट है 60 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री साउथ है। तो ये 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ में प्रेजेंट है। ये पूरी तरीके से अंटार्कटिका को सराउंड किया हुआ है। इसके अलावा आर्कटिक ओशन है, ये हमारे आर्कटिक सर्कल में प्रेजेंट है और ये पूरी तरीके से नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। जो हमारा आर्कटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन है वो एक बहुत ही पतले से वाटर स्ट्रेच से अलग है, जिसे हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। बेरिंग स्ट्रेट आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे एशिया है। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर देखते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर गैस से बना हुआ है, इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है और ये गैसेस अर्थ पे लाइफ के सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है, जिससे कि ह्यूमन और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उससे ब्रीथ करते हैं, और दूसरी है CO2 जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। एटमॉस्फेयर हमारा 1600 किलोमीटर के स्ट्रेच तक फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जैसा आप देख सकते हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मेसोस्फेयर, फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर और फिफ्थ वन इज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर पूरी तरीके से जो भी अर्थ के थर्मोस्फेयर के बाद पड़ेगा वो सब कुछ एक्सोस्फेयर में आ जाता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये वो 99% कंपोज करती है। इसमें नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, और जो रेस्ट 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और दूसरी भी गैसेज है वो प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जैसा आप सभी को पता है ये हमारी ब्रेथ ऑफ लाइफ है, इसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं बचेंगे। सेकेंड वन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हेल्प करती है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ में, प्लांट्स को भी ये हेल्प करती है उनकी ग्रोथ में। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हमारे सन से जो रेडिएशन आती है जब वो हमारी
पृथ्वी से टकरा के वापस जाती है तो उसे ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, उसको थोड़ा गर्म रखती है, जो कि हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल होता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो हाइट के साथ साथ वैरी करती है। जो हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है सी लेवल पे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डेंसिटी ड्रॉप करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो लोग भी माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, खासकर किसी बड़े माउंटेन पे, तो जब हम ऊपर जाते हैं तो एयर की डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है हाई एल्टीट्यूड पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी ड्रॉप होता जाता है, और हाइट के साथ प्रेशर में भी ड्रॉप होता है, और प्रेशर वेरिएशन की वजह से ही जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है वो मूव करती है, और इसे हम विंड बोलते हैं। थर्ड वन है बायोस्फीयर, जो कि डोमेन ऑफ लाइफ है। बायोस्फीयर बहुत ही एक नैरो जोन है जो कि हमारे लैंड, वाटर और एयर के इंटरकनेक्शन में लाई करता है। ये जो जोन ऑफ लाइफ है ये यूनिक है अर्थ के लिए, क्योंकि इसके अलावा जितने प्लैनेट्स को भी हम जानते हैं वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इस बायोस्फीयर में सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज हैं ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रेजेंट है, एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब से लेकर के बहुत बड़े बड़े मैमल्स तक। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो हमारा गैसेस से बना हुआ है ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये रहा लिथोस्फीयर, ये रहा हाइड्रोस्फीयर, और ये जो तीनों का कनेक्टिंग पॉइंट है ये है हमारा बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बायोस्फीयर में, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्लांट किंगडम, सेकंड वन इज एनिमल किंगडम। ह्यूमन एनिमल किंगडम के पार्ट है। ये जो तीनों डोमेन है, लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और अगर किसी एक में भी चेंज आता है तो दूसरा भी अफेक्ट होता है। इसका एग्जांपल है कि अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे अपने वुड के नीड के लिए, या फिर ग्रीन लैंड के लिए जिसमें हम एग्रीकल्चर कर सकें या अपनी हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर सकें, तो हम ये तो कर सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट दूसरी तरीके से पड़ेगा कि जब फॉरेस्ट एरिया कम हो जाएगा तो एक तो जो सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई हैवी रेनफॉल हुआ तो यहाँ पे लैंड स्लाइड हो जाएगी और हमारा जो नीचे से जमीन है वो खिसक जाएगी। इसके अलावा अगर हम इन प्लांट्स को कट कर रहे हैं तो इससे ऑक्सीजन लेवल भी हमारे एटमॉस्फेयर में कम होगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अर्थ पे लाइफ के एग्जिस्ट करने का। और अगर दूसरे एग्जाम्पल देखें तो हमारे जो ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से और जो दूसरे हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं उसमें से एक है कि नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से जो अर्थक्वेक्स आए हैं जिससे सुनामी बनी है, जो कि हमने देखी थी, उससे जो पार्ट है हमारा अंडमान निकोबार का वो सबमर्ज हो गया है वाटर के अंदर। इसके अलावा जो भी हम हार्मफुल केमिकल्स डिस्चार्ज करते हैं अपने वाटर बॉडीज में, जैसे कि लेक्स या फिर रिवर्स में, उससे क्या होता है कि ये जो रिवर वाटर है ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, हम इसे यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा ह्यूमंस के अलावा जो भी एक्वेटिक लाइफ्स हैं जो कि उन वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होती हैं वो भी डैमेज होती हैं, उन पर भी फर्क पड़ता है। जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, थर्मल पावर प्लांट है, या जो हम गाड़ियाँ चला रहे हैं उससे जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ज़्यादा ये हीट एब्जॉर्ब करती है, जो कि सनरेज से ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनके यूज़ को लिमिट करना चाहिए, ताकि हम एक बैलेंस बना सकें बिटवीन नेचर एंड डोमेन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ताकि लाइफ सही से एग्जिस्ट कर सके। तो इसी के साथ हमारा फिफ्थ चैप्टर खत्म होता है। ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से सारे क्वेश्चन के आंसर आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर उसके अलावा भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चन है या क्वेरी है उसको आप दे सकते हैं। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/tuition hours में जाके अपना मैसेज दे सकते हैं, या फिर वीडियो या फिर इसकी आंसर चीज जो कि मैं अपलोड करूँगा वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।